सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सिस्टर जेफ को। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये। और आप ये मान के चलें कि यूट्यूब में जितने भी लोग करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत कम ने पढ़ाया, या यूं कहूं कि ना के बराबर ने, जबकि इसकी घोषणा नवंबर में ही हो चुकी है। वैसे मैं भी थोड़ा लेट हो गया इस क्वेश्चन को लाने में। तो आपको क्या याद रखना है यहां से कि 2023 के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला किसे? सिस्टर जेफ को। और ये किस देश की है? ये पाकिस्तान की है। और इस तरह से आप कह सकते हो ये 8वीं शिक्षक बन गई है ये सम्मान पाने वाली। वैसे मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न मैंने आपको नवंबर में भी पढ़ाया था, नवंबर के स्टार्टिंग में या अक्टूबर के एंड में पढ़ाया था मैंने आपको ये, जब मैंने आपको कहा था कि 10 लोगों को फाइनल लिस्ट में चुना गया है, जिसमें से एक भारतीय भी है। उनका नाम दीप नारायण नायक है, जो पश्चिम बंगाल से हैं। कुछ याद आया आपको? अच्छा, इसी से मुझे एक बात याद आती है कि आप ही में से एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे बताया था कि एक बहुत बड़ा करंट अफेयर्स का चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो उनका नाम लेकर के उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे दीप नारायण को विजेता भी बना दिया गया। वहां पे बार बार उसी को रिवाइज कराते हैं, उनके नाम ही को, कि ये विजेता है। बल्कि अभी तो 10 फाइनलिस्ट हैं जिनमें से एक को चुना जाएगा। उन्होंने मुझे वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। अपनी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है ना, वहां पे ऑप्शन है स्क्रीनशॉट, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, वो मुझे मेल पे मिल जाएगा। खैर, आप तो सही जगह पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत स्टूडेंट हमारे पास है, लेकिन आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। अच्छा, क्या अभी तक किसी भारतीय को यह सम्मान मिला है? ये भी तो प्रश्न बन सकता है। तो आंसर होगा यस। उनका नाम है रंजीत सिंह डिसाले। सन 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड इनको मिला था। और ये ग्लोबल टीचर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वर्क की फाउंडेशन के द्वारा। तो मुश्किल से 2 या 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 की हम बात कर रहे हैं। अभी किसे मिला है? सिस्टर जेफ को मिला है। ये पाकिस्तान की हैं और ये सम्मान पाने वाली ये 8वीं शिक्षक बन गई हैं। ये आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हो गए। बाकी जो ये ऑप्शन है ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब्दुल्लाही मायर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 मिला। पेरुमल मुरुगन 2023 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला इनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। एक शेनिस पलाशियो, नाम याद होगा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, 72वां संस्करण था। ये किस देश की है? निकारागुआ की है। अच्छा, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न अब मैं आपसे पूछने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। पहले आपको बताना है, एक तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? जो भी नाम इनका होगा ना, मैं आपको बता दूं, वो बुल्गारिया के लेखक है। उन्होंने उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये पुरस्कार जीता है। अब नाम आप बताओ। उसी दिन पहले बुकर पुरस्कार 2023 भी दिया गया, उनका भी नाम बताओ किसे मिला? और वो आयरलैंड देश के लेखक है। अभी उन्हें उनके उपन्यास प्रॉफेट सॉन्ग के लिए ये पुरस्कार मिला है। दोनों के नाम आपको बताने, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। हम अगला प्रश्न देखेंगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो आंसर होगा 4। तो फोर्ब्स ने अभी दुनिया की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की सूची जारी की है और इस लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं शामिल है। उनके नाम मैं आपको बताऊं तो एक तो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, और वे इस लिस्ट में 32वें स्थान पर है। एक HCL की CEO है रोशनी नाडर मल्होत्रा, वो इस लिस्ट में 60वें स्थान पर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन भी हैं सोमा मंडल, वो इस लिस्ट में 70वें स्थान पर है। और बायोकॉन की जो फाउंडर है किरण मजूमदार शॉ, वो इस लिस्ट में 76 नंबर पर है। तो इस तरह से इस 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जो है फोर्ब्स की, इसमें 4 ये भारतीय महिलाएं हैं। उनके रैंक भी मैंने आपको साथ में बता दी है। लेकिन अब आप पूछना चाहोगे, ये तो हो गई 4 भारतीय महिलाएं, लेकिन इस लिस्ट में टॉप पर कौन सी महिला है? तो यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला वॉन डेर लेन, वो इसमें टॉप पर है। दूसरे स्थान पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है क्रिस्टीन लेगार्ड, और तीसरे पे अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनका नाम है। तो ये टॉप 3 भी मैंने आपको बता दिए, इनको आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो आंसर होगा गीतिका कौल। तो सियाचिन की अगर हम पहले बात करें तो ये हिमालय की कोराकोरम रेंज की पूर्वी भाग में समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाले युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। तो अभी भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की
कैप्टन गीतिका कौल ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं। आपको बता दूं कि पूरे सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत के नियंत्रण में ले लिया गया था। अच्छा, एक प्रश्न बन सकता है, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। और सियाचिन ग्लेशियर ये भारत का तो सबसे बड़ा और तजाकिस्तान के फेदचेनको हिमानी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखें। और पहली महिला की यहाँ पे बात हुई है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि इस प्रश्न में 2023 में जितनी भी बार हमने करंट अफेयर्स में पहली महिला से संबंधित जो भी प्रश्न पढ़े हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे एक साथ रिवाइज कराऊंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम रिवीजन करने वाले हैं, तो ध्यान देना। जैसे कि गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त बनी थी। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अभी पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ और यूएस नेवी की पहली महिला चीफ बनी थी। लिसा फ्रेंचेटी ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी। मिशेल बुल्लो सेलेस्टे साउलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल महासचिव बनी। परमिंदर चोपड़ा भारत के सबसे बड़े गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला सीएमडी बनी। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी। सुरेखा यादव वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। और शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला। अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट। बाकी भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, नाम है विजय लक्ष्मी रमन। मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता नंदिनी गुप्ता ने, कोटा राजस्थान से हैं। ये शिवा चौहान भी इंपॉर्टेंट है, ये सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। पूर्वी जखमोला ये विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी थी। किस देश में? भूटान में। प्रोजेक्ट दंतक के तहत नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक बनी। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और पायल छाबड़ा की बात करें, पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी। और स्वाति नायक नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 इनको मिला। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाली देश का पहला महिला पुलिस थाना ये भोपाल में है। साधना सक्सेना नायर मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बनी। और हुमेरा मुश्ताक ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप जो कि ब्रिटेन में हुई थी उसमें भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर बनी थी। और दिशा नायक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी। मिनिशा पाड़ी ये उड़ीसा की हैं, देश की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त हुई थी। और कंचन देवी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि भारतीय वाणिज्य अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक ये बनी थी। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको 2023 में जितनी भी महिलाएं पहली बार किसी न किसी कारण से न्यूज में रही थी वो सारी मैंने आपको रिवाइज कराई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसे, पूरे साल भर का सूपड़ा साफ कर लिया आपने यहाँ पे। और अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें, आप लोग लास्ट में भूल जाते हो। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सौ की ये शिकायत रहती है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो एक कारण ये भी है कि आप लोगों ने या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा। और फिर भी नोटिफिकेशन की दिक्कत आती है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्रैक एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। उसके बाद आपको इन सभी क्वेश्चंस का क्विज भी मिल जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहां पे जाकर के आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, सब मिलेगा क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जय शाह को। अमित शाह के बेटे हैं ये जय शाह। और अभी बीसीसीआई के सचिव भी हैं जय शाह, जिनको स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। और इस प्रकार भारतीय खेल प्रशासन में जय शाह ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। जय शाह ये वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, इनके अलावा जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है उसको प्रथम CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया।
आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो जो आईपीएल टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। और खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो तमिलनाडु को। तो ये भी ध्यान रखना। आपको याद है अभी किसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार मिला था, तो शीतल देवी को मिला था। इनका संबंध तीरंदाजी से है, पैरा तीरंदाज है ये। तीरंदाजी मतलब आर्चरी प्लेयर है, ये तीर चलाती है पैरों से, वो भी ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा रेवंत रेड्डी। आपको तो याद होगा अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। कौन कौन से 5 राज्य? मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। जिसमें से ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी आई, तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में जेपीएम पार्टी, वहीं की लोकल पार्टी है ये। और अगर बात करें तेलंगाना में, तो कांग्रेस पार्टी आई है और अब इसके नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी घोषणा कर दी गई। उनका नाम रेवंत रेड्डी है। आप कह सकते हो ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ सन 2014 से, क्योंकि पहले तो के चंद्रशेखर राव थे। तो तेलंगाना के गठन के बाद से वही यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे और अब उनके बाद ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, या यूं कह दूं कि वहाँ पे पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं ये। इनका निर्वाचन क्षेत्र कोडंगल विधानसभा क्षेत्र है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी तेलंगाना की बात है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। तो तेलंगाना इसका निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। और हैदराबाद ये किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हो गए कौन? रेवंत रेड्डी। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। आपको याद होगा 2024 में भारत में ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण होगा हैदराबाद में ही। अभी तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया, जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ बना? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। गृह लक्ष्मी योजना को यहाँ पे शुरू किया गया। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ हैदराबाद में। ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला हैदराबाद को। और 100% बीमाकृत होने वाला तेलंगाना का पहला गांव कौन सा बना? मुखरा गांव। बोनालू महोत्सव मनाया गया तेलंगाना में। और देखो हैदराबाद में स्टेचू ऑफ इक्वलिटी आपको मिलेगी, जो कि किसकी स्टेचू है? संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया हैदराबाद में ही। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खुला हैदराबाद में ही। तो इन सब कारण से तेलंगाना न्यूज में था। अच्छा, अगर पूछे ना हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो यहीं पर है, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत के 19 महानगरीय शहरों में से दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा कितने? 14,158 मामले दर्ज है। तो शहरों में तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामलों के अनुसार दिल्ली टॉप पर है, दूसरे पे मुंबई है, तीसरे पे बंगलुरु है। यहाँ पे हमने शहरों की बात की है, लेकिन वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, दूसरे पे महाराष्ट्र आ जाएगा और तीसरे पे मध्य प्रदेश आ जाएगा। और अगर आप पूछोगे कि बाल शोषण यानी कि पॉक्सो के सर्वाधिक मामले ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो महाराष्ट्र में मिलेंगे। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने आपराधिक मामले दर्ज है महिलाओं के खिलाफ? 58,24,946 मामले हैं। अच्छा देखो, इसी प्रश्न को एक दूसरी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो फिर उसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। और ये लगातार तीसरी बार देश का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। तो वर्स्ट कंडीशन में भी मैंने आपको बता दिया। अगर उल्टे से अगर पूछ ले कि सबसे बेकार कंडीशन किसकी है, तो शहरों में तो दिल्ली की है, राज्यों में पूछे तो उत्तर प्रदेश की है। सबसे अच्छी कंडीशन के अनुसार भी अगर वो पूछ ले सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए,
हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए अभी कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है और इसके तहत 520 बच्चों को तस्करी से बचाया भी गया। अच्छा, अब इसी तरह से 2023 में जितने भी ऑपरेशंस आपके न्यूज में रहे वो हम रिवीजन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको याद है, ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने इसको शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा आपको पता ही है, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद के लिए चलाया। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया। ऑपरेशन ध्वस्त अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ इसको चलाया। ऑपरेशन राहत यमन युद्धगृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए इसको चलाया था ऑपरेशन राहत को। बाकी ऑपरेशन अजय भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था। और आपको याद होगा, हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसे कोड नेम दिया था अल अक्सा फ्लड, और इजराइल ने जवाबी हमला किया था, उसका नाम दिया था आयरन ऑफ सॉर्ड। एक ऑपरेशन चक्र 2 अगर आपसे पूछे तो इसको सीबीआई ने चलाया था वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सारे क्वेश्चन बताए मैंने जो भी संबंधित थे ऑपरेशन से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को उसके कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए $1 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की? तो आंसर होगा केन्या। एक्चुअली में भी केन्या के प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो। वे 3 दिनों की भारत की यात्रा पर आए हुए थे 4 से लेके 6 दिसंबर 2023 तक, और उनकी ये पहली भारत यात्रा है। यहाँ पर भारत और केन्या के बीच में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा भारत केन्या में कृषि आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन यानी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का लोन भी दे रहा है। बात केन्या की है तो ये रहा मैप में केन्या। अफ्रीकी देश है केन्या। कैपिटल इसकी नैरोबी है। आपको याद है नैरोबी में किसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। और करेंसी यहाँ की है केनियन शिलिंग। प्रेसिडेंट हो गए विलियम रूटो। तो ये ध्यान में रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य को कोप 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला? तो आंसर होगा बिहार। आपको बताया 2023 में कोप 28 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। तो अभी वहीं पे बिहार के वनीकरण प्रयासों, विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। अब बात यहाँ पे बिहार की हुई है तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, उसकी कैपिटल पटना हो गई। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी याद हो तो बिहार ने मिशन दक्ष नाम से एक पहल शुरू की। अभी भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको मिलेगा पटना में। और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये बनाया गया? बिहार के भागलपुर जिले में। वैसे हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन है। और अभी याद हो तो उत्तर प्रदेश ने भी गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। और आपको याद हो कि किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? पटना नगर निगम। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ पे बन रहा है? बिहार में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। 2025 तक बन भी जाएगा ये। और अगर पूछे ना आपसे कि सीबीडीसी इसका उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना? पटना नगर निगम। सीबीडीसी ये एक तरह का ई रुपया है, मतलब हो गया इसका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। याद हो तो अभी थावे महोत्सव ये मनाया गया था बिहार में। बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अच्छा, वैसे बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वैसे यहाँ पे राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मिल जाएगी। बिहार दिवस कब मनाते हैं हम? जब वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। तो ध्यान रखना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन है?
डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तो मार्स परसेवरेंस रोवर ये मंगल ग्रह से चीजें इकट्ठे करने के मिशन पर है, जिससे हमें लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह के बारे में और अधिक समझने में जानने में सहायता मिलेगी। और अक्षता कृष्णमूर्ति इस मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। बाकी अरुणा सुब्रमण्यम आप जानते हो, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष बनी। तो ये आप ध्यान रखना। सो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा और पसंद आया। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमारे वीडियो के जो लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का टारगेट, वो पूरा होने में मदद मिलेगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके इसे सपोर्ट कीजिए। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 को किसने जीता? जर्मनी ने फ्रांस को हराया। फिर पूछा, भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? संध्याक। फिर पूछा, 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर में। फिर पूछा, विश्व मृदा दिवस कब मनाया? 5 दिसंबर को। फिर था, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने कौन? दिनेश त्रिपाठी। फिर पूछा, भी चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यूके। फिर पूछा, ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? रिज को। फिर पूछा, किस राज्य में मूंगफली उत्सव कडलेकाई पर्रिशम आयोजित किया गया? कर्नाटक। फिर पूछा, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रशांत अग्रवाल को। और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक चुना गया जितेश जॉन को। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि कैटलिन कार्रिको और ड्रू विसमैन इन्हें किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा मेडिसिन, चिकित्सा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।